नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो औरैया से है, जहां पर पावर हाउस की बिल्डिंग में आग लग गई है। इस घटना में लाखों के मीटर जलकर राख हो गए हैं। बड़ी खबर हम आपको औरैया से बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। पावर हाउस की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। दूर तक धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस आग में लाखों के मीटर जलकर राख हो गए हैं। आग कैसे लगी, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग का दायरा कितना बड़ा था, दूर तक फैला धुएं का गुबार इस बात की वानगी बता रहा है। औरैया से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पावर हाउस की बिल्डिंग में ये आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के भीतर लाखों के मीटर रखे हुए थे, जो कि जलकर राख हो गए हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कवायद कर रही हैं। जमाल शाह रोड का ये मामला है, शहर कोतवाली के, जहां पर पावर हाउस की बिल्डिंग में आग लगी और आग से लाखों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी सूबे में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। कहीं पर कार में आग लग गई, तो कहीं पर मालगाड़ी में आग लगी, तो कहीं झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में कार आग का गोला बन गई। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2967 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 16 मरीजों की जान भी चली गई है, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 62,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी में सबसे ज्यादा लखनऊ में एक दिन में 942 नए केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के कहर को बढ़ता हुआ देखकर योगी सरकार ने 12वीं तक के स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ कोविड की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन को निर्देशित भी किया है। 10 बड़ी बातें क्या हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। महेश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लिहाजा बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। देहरादून की बात करें तो वहाँ पर एक और नया कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। पुणे में कल से 7 दिन का मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। दिल्ली में एक दिन में 3500 केस मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील कर रहा है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, मास्क भी लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना अभी बहुत ज़रूरी है। बीते 24 घंटे में 2967 नए केस मिले हैं यूपी में। लिहाजा यूपी सरकार ने 12वीं तक के स्कूलों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल आया है। बीते 24 घंटे में 89,129 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 714 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई है, जो सचेत करने वाली है। हम सभी को अभी और एहतियात बरतने की जरूरत है। इसका सीधा मतलब यह है, बीते 24 घंटे में 89,129 नए मामले सामने आए हैं पूरे देश में, जबकि 714 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। और ये आंकड़े जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आज सुबह का जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके मुताबिक करीब करीब 90,000 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। और वहीं आंकड़ा जो मौत का है वो 714 पहुंच चुका है। आपको याद दिला दें कि कल ही कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की गई थी और ये कहा गया था कि 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको वेरी सीरियस कैटेगरी में उनको रखा गया है। तो ऐसे में आपको याद दिला दें कि वैक्सीनेशन जहां एक तरफ चल रही है, वहीं बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। और वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से ये भी कहा गया कि एनफोर्समेंट के लिए अगर ठोस कार्रवाई करनी पड़े तो ठोस कार्रवाई करे राज्य, ताकि कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से जो बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ जो राज्य है वो भी कमर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
प्रदेश में नए मामलों में भारी उछाल आया है। बीते 24 घंटे में 89। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 18 जिलों में 15 अप्रैल को पहले चरण के लिए नामांकन होना है, मतदान होना है। उससे पहले आज नामांकन के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, साथ ही प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में 15 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो कल तक चलेगी। 5 और 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 7 अप्रैल को नाम वापसी हो पाएंगे और 7 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिए जाएंगे। तो पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जिन जिलों में पहले चरण में मतदान होना है, वहां पर आज प्रत्याशी अपने अपने नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि कई जगहों से ऐसी खबर भी सामने आई जहां पर प्रत्याशियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि नामांकन 8 बजे से होना है, लिहाजा वो 10 बजे का मानकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिलहाल 8 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से समय निर्धारित किया गया है। और लखनऊ से इस वक्त हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अलाउद्दीन, दो बड़ी बातें हैं। एक तरफ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन सब के बीच पंचायत चुनाव भी संपन्न करवाना है, जिसके पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग है पूरा काम, क्योंकि जिस तरह से कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ा है, अगर एक हफ्ते के आंकड़े को आप देखेंगे तो बिल्कुल आसमान की तरफ बढ़ता हुआ, इंक्रीज करता हुआ आंकड़ा आपको दिखाई देगा। और राजधानी लखनऊ की बात हो या उत्तर प्रदेश के पूरे आंकड़े हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में पंचायत चुनाव का क्योंकि नामांकन भी आज से शुरू हो रहा है, तो ये क्योंकि कहा जाता है कि ये गांव की सरकार है। गांव की सरकार को बनाने में गांव की जो सियासत और राजनीति होती है, बदस्तूर उसमें उसकी महत्ता भी समझी जा सकती है। और क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कोविड में, वो कोविड के प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा जो रूल है वो दूरी है, मास्क है। तो ऐसे में उनका जब उल्लंघन होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि तादाद फिर से बढ़ सकती है। हालांकि आप देखिए तो मैं राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं, यहां पर कोविड का वैक्सीनेशन भी साथ ही में चल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो चीज़ों को कितना रोक पाएगा, ये लक्ष्य है सबसे बड़ा। और फिलहाल मेरे साथ एसके नंदा साहब हैं जो कि सीएमएस है सिविल के। आइए उनसे जान लेते हैं। सर, वैक्सीनेशन भी चल रहा है और चुनाव भी हैं पंचायत के और तमाम त्यौहार भी हुए, आप एक चिकित्सक की वजह से होने की वजह से कैसे देखते हैं? नहीं, सारे काम होते रहेंगे, काम सारे होने भी हैं। हम लोग तो भी ये चाहेंगे कि भाई सब कोई काम रुके ना, सारे काम होते रहें। वैक्सीनेशन एक अलग प्रक्रिया है। वैक्सीनेशन होने के बाद में सुरक्षा के चांसेज और बढ़ जाते हैं इस महामारी से। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन अगर होगा तो दिक्कत तो आएगी। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो करना ही नहीं है। जब तक ये महामारी पूरे विश्व से ना हट जाए तब तक हमें इन जो भी प्रोटोकॉल हैं इनको सबका यूज करना है, प्रयोग करना है। मेरे साथ ये एसके नंदा थे जो कि सीएमएस हैं। आइए अंदर के भी नज़ारे में दिखा देता हूँ, जहाँ पर वेटिंग एरिया है, जहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं वैक्सीनेशन का। ये है सिविल अस्पताल जहाँ पर वैक्सीनेशन का पूरा काम चल रहा है। बाएं साइड में मेरे वैक्सीनेशन का रूम है जहाँ पर वैक्सीनेट लोग खुद को करा भी रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तमाम चैलेंजेस भी हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ़ है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। फिलहाल लेकिन जो सूरत हाल है वो चैलेंजिंग है। जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग ऑब्जर्वेशन रूम में हैं। यानी आधे घंटे इंतजार करेंगे, ये लोग आधे घंटे तक यहाँ पर रहेंगे। अगर कोई बॉडी में रिएक्शन नहीं होता है तो फिर वापस चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के चैलेंजेस तो बदस्तूर हैं और लोगों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा, क्योंकि आम आदमी की सहभागिता इसमें सबसे जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉल को अलाउद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी भी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, हिमांशु हमारे साथ आगरा से और अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से। अमित, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा। अलाउद्दीन बता रहे थे कि वैक्सीनेशन तेज़ कर दिया गया है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन आज नामांकन के पहले दिन, पहले चरण के मतदान के नामांकन के लिए कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कानपुर में?
देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर कानपुर एक सबसे अहम जनपद माना जाता है, राजनीति की दृष्टि से भी और उद्योग की दृष्टि से भी। अगर राजनीति की बात की जाए तो नामांकन का आज पहला दिन है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दृश्य दिखाइए। ये देखिए, प्रत्याशी एक एक करके आ रहे हैं, इनकी पूरी तलाशी ली जा रही है। ये किस पार्टी से क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये यहाँ मौजूद हैं और हर वो व्यक्ति जो यहाँ है, आज और कल 2 दिन नामांकन का ये पूरा सिस्टम यहाँ रहेगा और हर व्यक्ति को स्कैन करके यहाँ से निकाला जा रहा है। एक व्यक्ति अपने साथ, सिर्फ प्रत्याशी और अपने साथ एक जो उसका समर्थक। हम थोड़ा और आगे का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे 11 सेंटर्स टोटल है, 10 ब्लॉक्स पे और एक जिला पंचायत का है, और अभी तक सिर्फ 7 लोग यहाँ आए हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो 7 लोगों ने टोटल किया, उसमें 6 लोग एंटर करें, 7वां वो प्रत्याशी था जिसको भी हमने दिखाया। और अगर देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पूरा छावनी तब्दील है और एक एक करके स्कैन करके न तो मोबाइल अंदर जाएगा, ना उसके साथ कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए जो प्रोटोकॉल है, जिसे कहते हैं कोरोना के पास भी जाना पड़ेगा, जो आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आगरा में भी सरगर्मी बढ़ गई है और आज से नामांकन शुरू हो गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से कलेक्ट्रेट पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है और खासी चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर। प्रत्याशी के साथ 3 लोग जाएंगे, 2 प्रस्तावक रहेंगे और 1 सलाहकार रहेगा। इसके अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कुछ तस्वीरें बेहद शानदार हैं, उसका भी दिखाना जरूरी है। आप देखिए, ड्यूटी के साथ ये किस तरह से गृहिणी होने का फर्ज निभा रही हैं। ये महिला एलआईयू से जुड़ी हुई हैं और इनके साथ बच्चा भी है, तो ये बेहद कठिन होता है कि ड्यूटी के साथ करना। मैम, आपका क्या नाम है? ये बच्चा आपका है कि कितने साल का है? ये अभी 4 साल का नहीं है पूरा। तो साथ में इसको भी लाई हैं जी। तो ये देखिए, महिलाओं की जिंदगी कितनी कठिन होती है, उसके बावजूद ड्यूटी पर मुस्तैद रहना पंचायत चुनाव के लिए। तो पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच आप कलेक्ट्रेट का ये बेहद सही तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न हो पाए, इस वजह से सक्रियता दिखाई पड़ रही है। रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट है? नामांकन शुरू हो चुका है वहां पर? बिल्कुल, गोरखपुर में नामांकन आज शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं खोराबाग ब्लॉक पे खड़ा हूँ और जहाँ पे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जो सदस्य हैं उनका नामांकन होना है। ब्लॉक के गेट को देखिए पूरी तरीके से पहले बंद कर दिया गया है और जो यहाँ पे प्रत्याशी आए हुए हैं उनको एक एक कर अंदर जाने दिया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और जो बिना मास्क के आए हुए लोग हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। अब मैं आपको ब्लॉक के अंदर लेके चल रहा हूँ, वहाँ की स्थिति दिखाऊं। यहाँ पे किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे नामांकन के लिए 2 जगहों पे व्यवस्था की गई है। एक तरफ यहाँ देखिए, ये यहाँ पे नामांकन जो है ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का होगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वहाँ पे जो सदस्य के प्रत्याशी हैं उनके लिए नामांकन की व्यवस्था की गई है और चारों तरफ से इसकी बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है और लोग जो है यहाँ पे मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है। ये अच्छी बात है रामगोपाल कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीबीसीआईडी के 2 अधिकारी हटाए गए हैं। यूपी पुलिस के 2 बड़े अधिकारी हटाए गए हैं। सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी का तबादला हुआ है। दोनों अधिकारियों को अभी कहीं पर भी तैनाती नहीं मिली है। डीजी विश्वजीत महापात्रा और एडीजी एसके माथुर हटाए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 2 बड़े अधिकारियों का तबादला हुआ है। सीबीसीआईडी के 2 अधिकारी हटाए गए हैं। यूपी पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया है उनके पद से। सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी का तबादला हुआ है। हालांकि दोनों ही अधिकारियों को अभी कहीं पर भी नई तैनाती नहीं मिली है। डीजी विश्वजीत महापात्रा और एडीजी एसके माथुर हटाए गए हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा प्रशासनिक उलटफेर हुआ है। 2 बड़े अधिकारियों को, सीबीसीआईडी के 2 बड़े अधिकारियों को हटाया गया है, जिसमें डीजी और एडीजी शामिल हैं। और एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर हथगवा इलाके में अवैध शराब की 2 फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। प्रयागराज जोन के एडीजी ने गांव में अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि इस इलाके के शराब माफिया पर नजर रखी जा सके।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर सोनभद्र में पुलिस ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। पुलिस ने यहां अवैध कच्ची शराब के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो 14 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। अवैध शराब के कारोबार में ये सभी लोग लिप्त थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। 185 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इन सभी से पूछताछ की जा रही है। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। उधर अलीगढ़ में भी पुलिस सड़कों पर शराब पीने वालों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है। पुलिस ने यहां पर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन सभी पर अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। साथ ही साथ पुलिस ने आगे भी यह अभियान जारी रखने की बात कही है। उधर देवरिया में जिला प्रशासन ने कुख्यात लुटेरा हरिवंश यादव की करीब 19 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। उसका एक आलीशान मकान सील कर दिया गया। सलेमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला मोस्ट वांटेड अपराधी हरिवंश यादव पर 45 केस दर्ज हैं, जिसमें लूट, डकैती, अवैध शराब की तस्करी जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। हरिवंश यादव अभी जमानत पर है। कानपुर देहात की जिला जेल में संदिग्ध हालात में कैदी की मौत हो गई। उसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। वो छेड़छाड़ और लड़की को भगाकर ले जाने के आरोप में जेल में बंद था। कुछ समय पहले भी इसी जेल में छेड़खानी और लड़की भगाकर ले जाने के आरोप में बंद एक कैदी का शव फांसी पर झूलता हुआ मिला था। इस मामले में मृतक के परिजनों के हंगामे के बाद जेलर पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यह खुदकुशी का मामला लग रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की बात कही है। तो एक बैरक नंबर 2 के ग्राउंड फ्लोर पे जो खाली बैरक थी, उसमें करीब 8 फीट ऊंचे खिड़की के पास में अपने अंगोछे से गले में बांध करके और खिड़की से कूद गया, जिससे गले के दबाव से उसकी डेथ हुई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उसके परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों के द्वारा ही पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद के करीबी जुल्फिकार उर्फ तोता की 17 जमीन कुर्क की जाएंगी। जुल्फिकार उर्फ तोता की संपत्ति कुर्क होगी। अतीक का बेहद करीबी है जुल्फिकार उर्फ तोता। तोता की 17 जमीनों की अब कुर्की की जाएगी। तोता पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। शहर के कसारी मसारी इलाके में ये कार्रवाई की जाएगी। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गैंग पर और भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद के करीबी जुल्फिकार उर्फ तोता की 17 जमीनों को कुर्क किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि शहर के कसारी मसारी इलाके में जुल्फिकार उर्फ तोता की ये जमीनें हैं, जिसको कुर्क किया जाएगा।